दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इतिहास में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का अगला हिस्सा। जी हां दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट देखा इतिहास में, जो कि पहले पार्ट में हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आदि मानव काल यानी पाषाण काल के बारे में देखा, और तीसरा जो लेक्चर था हमारा दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल से संबंधित था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ही सवाल होंगे, लेकिन ये नगर नियोजन और उद्योग धंधे यानी उस जमाने में आज से 4,500 साल पहले नगर नियोजन यानी नगरों की व्यवस्था कैसी थी। सर उस समय में क्या सिटी हुआ करते थे क्या? जी हां, मैंने आपसे बताया तो आपकी सिटी जैसे उससे कहीं ज्यादा बेहतर सिटी उनकी हुई करती थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो तीसरे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज हमारा चौथा दिन है। जो लोग आज इस सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप पीछे का सीरीज जरूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए सीक्वेंस से पढ़ते चलिए, मैं आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी, पूरी पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह से डेली टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हमारा क्वेश्चन 91 से लेकर 120 तक तैयार हो जाएगा, यानी धीरे धीरे पता भी नहीं चला कब हम लोगों ने 120 सवाल हल कर लिए, ये आपको एहसास भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिए गए हैं। अच्छा, जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर मैंने रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रखा है, मतलब बहुत आसान जो सवाल है उनको मैंने नहीं रखा है। हालांकि कोशिश किया हूं कि जीरो से लेकर हाई लेवल तक की तैयारी मैं आपको करा सकूं, लेकिन बहुत आसान जो सवाल होते हैं उन पर हम चर्चा यहां पे नहीं कर रहे हैं। जो अच्छे सवाल जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। याद रखेगा दोस्तों, हमारे पास अभी वर्तमान में हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। इसी तरह से हम अलग अलग विषय के फाउंडेशन बैच भी बना रहे हैं, जैसे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमिक्स का, एनवायरमेंट का, ताकि आपको अगर जीरो लेवल से पढ़ना हो तो आपके मन में हमेशा शंका होती है कि सर हम कहां से शुरुआत करें। तो आप आइए स्टडी 91 पर नितिन सर के साथ अब मिलकर अपनी शुरुआत कर सकते हैं एक बेहतर लेक्चर प्लान के साथ। तो आइए, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब तो हमारे प्लेटफॉर्म से किताबें भी आ चुकी हैं। मैं आपको सैंपल के तौर पर एक किताब दिखा रहा हूं। आप चाहें तो किताबों को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के, शिपिंग चार्ज की किताब आपके घर तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है। किताबों में बेहतरीन कंटेंट दिया गया है, बहुत शांति के साथ, बहुत समझ के साथ किताबों को तैयार किया गया है। ऐसा नहीं कि बाहर से ढेर सारे कंटेंट राइटर हायर कर लिए गए हों और उनसे किताब लिखवाकर जैसे तैसे हालत में लॉन्च कर दिया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत आराम से एक एक विषय पर काम हुआ है, मेहनत हुआ है। आप किताब खरीदेंगे तो खुद आपका दिल कहेगा कि हाँ सर, इस पर काम किया गया, मेहनत किया गया। जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा इन किताबों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। तो पहला सवाल ही दोस्तों जबरदस्त सवाल है, लिख रहा है सिंधु सभ्यता ये किस प्रकार की सभ्यता थी। अब देखिए, दो ही सवाल हो सकता है कि सिंधु सभ्यता ग्रामीण थी या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो आपको मैंने बताया था कल की क्लास में कि भाई जहां पर अच्छे चौराहे थे, सड़कें एकदम सीधी बनी हुई थी, कहीं ऐसा घुमावदार सड़कें नहीं। आपके गांव में तो जैसे जैसे सड़कें बन जाती है, आपके नहीं मेरे भी गांव में दोस्तों सड़कों का कोई हाल पता नहीं होता है। कहीं खड़ंजे की सड़क मिलती, कहीं कैसे मिलती। यहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण माने समझते हैं ना, समकोण यानी 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। कहीं ऐसा नहीं कि कैसे भी आके सड़कें काट लें। जो घरों के दरवाजे होते थे वो नगरों के, अलग अलग नगरों के हिसाब से बने होते थे। कुछ नगर में दरवाजे मेन सड़क पे खुलते ही नहीं थे। आपने ऐसा कोई शहर देखा जहां पर सड़कों पर घरों के दरवाजे न खुलते हों या घरों के दरवाजे पीछे की साइड खुलते हों? आपने नहीं देखा होगा। लेकिन यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे नगर मौजूद थे ताकि जाम वगैरह की समस्या ना हो। वहां पर जल प्रबंधन की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, नालियों की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि वो आज भी हमारी सरकारें आज 21वीं सदी में, आज से 4,500 साल पहले जो था वो आज भी हम नहीं कर पा रहे हैं कि शहरों के लिए हम दुरुस्त नाली की व्यवस्था कर सकें, ठीक है। लेकिन उस जमाने में इस तरह की चीजें थी। इसका मतलब है कि सभ्यता ग्रामीण नहीं थी भैया, ये सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी। एक और अच्छा एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि बताइए, क्या आपका गांव कहीं से बाउंड्री में घिरा हुआ है? नहीं। आपके गांव में कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी घिरा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे ये बड़ी बड़ी प्राचीर दीवारों से घिरे हुए करते थे, ठीक है, घिरे हुए रहते थे। वहां पर जो अलग अलग लोगों के रहने का स्थान भी बना था, जैसे सामान्य लोगों के लिए अलग बना था, जो विशिष्ट लोग होते थे उनके लिए अलग स्थान होता था। लेकिन ये सभी बाउंड्री वाल के अंदर होते थे ताकि कोई बाहरी व्यक्ति यहां प्रवेश न कर सके। आप बताओ, इतनी अच्छी सिटी भारत में है क्या? अभी भारत में ही ये सारी सिटी थी, लेकिन आज से 4,500 साल पहले थी। तो हम इसको नगर व्यवस्था के रूप में क्यों न जाने, ठीक है। तो ये नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। इसको याद रखेगा, सवाल परीक्षा में आता है।
अगला सवाल देखिए क्या देता है, लिख रहा है कि हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? दोस्तों मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अब मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जी हां दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी दोस्तों किसने कहा था? जुड़वा राजधानी दोस्तों किसने कहा था, या जुड़वा शहर किसने कहा था? तो याद रखेगा पिग्गट ने कहा था। मैंने आपको बताया था और भूलिए मत, मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं, पिग्गट ने कहा था। हड़प्पा जो दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है ये आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों सवाल आप याद रखेगा। अब जो आपसे पूछ रहा है कि सिंध का बाग किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। ठीक है, किसे? मोहनजोदड़ो को। इसके अलावा मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मैंने ये भी आपको बताया है कि इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों याद रखिए कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने और कब शुरू कराई? तो हालांकि जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई चल रही थी, लेकिन मुख्य रूप से यहां काम कर रहे थे राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी। ठीक है, राखालदास बनर्जी दोस्तों यहां पर काम कर रहे थे। उसी तरह से जब हम हड़प्पा की बात करेंगे तो यहां हम पढ़ते हैं दयाराम साहनी के बारे में। किसके बारे में? दयाराम साहनी ने यहां खुदाई कार्य कराया था। उसी तरह से मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाई थी? तो याद रखिएगा राखालदास बनर्जी ने कराई थी। कब कराई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 1922 में कराया था। कब कराया था? 1922 में कराया था। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो मोहनजोदड़ो के बारे में आपको याद रखना चाहिए, जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो बताइएगा सिंधु नदी के तट पर है। एक दो सवाल और नोट करिएगा, यहां पर जो सबसे प्रसिद्ध था वो था यहां का स्नानागार। ठीक है, यहां का स्नानागार दोस्तों, इससे बड़ा स्नानागार कहीं मिला ही नहीं है इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहां पर अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार का तात्पर्य क्या दोस्तों? एक तरह से अन्न रखने का गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम मिला है। जिस तरह से आज बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, गोदाम बने होते हैं, उसी तरह से अन्नागार भी यहां से मिला है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कांस्य की नर्तकी मूर्ति, जी हां दोस्तों, ये मैंने आपको पढ़ाया था। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों मिली, नर्तकी की मूर्ति मिली है। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि परीक्षा में कई बार दोस्तों आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो इसे भी आप याद रखेंगे कि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति दोस्तों कहां मिली है? तो बताइएगा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पशुपति की मुहर मिली है। क्या मिली दोस्तों? पशुपति की मुहर मिली है। एक और सवाल दोस्तों, जब कभी आप मोहनजोदड़ो को गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको एक ऐसा आदमी दिखेगा जिसके खूब अच्छी सी दाढ़ी है, कपड़े पर दोस्तों खूब बढ़िया डिजाइन है। तो बुना हुआ कपड़ा और दाढ़ी वाला आदमी भी कहां की पहचान है? ये मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ये भी आप याद रखेगा। ये 4-5 सवाल अगर आपको याद है तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता से उत्तर बाहर नहीं जाएगा आपका, सवाल तो यहीं से आना। मुस्कुरा के कह दो सर याद हो गया। ठीक है, याद हो गया ना? अरे मेरी क्लास में आ गया हो ना तो हंसते हंसते याद करते चलो। ठीक है, टेंशन की बात नहीं। चलो आगे देखते हैं। लिख रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों ने, जी हां दोस्तों, क्या लिख रहा है सुनिए ध्यान से, कह रहा सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? नगरों घरों के विन्यास के लिए दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी। कौन सी दोस्तों? याद रखिएगा, ग्रिड पद्धति। दोस्तों आज जो सरकार नए नए जो है नगरों को, शहरों को बसा रही है, या जो शहरों का एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे आप लखनऊ में चले, लखनऊ का एक्सटेंशन हो गया, दिल्ली में जाएंगे दिल्ली का एक्सटेंशन हो गया, नोएडा में जाएंगे नोएडा का एक्सटेंशन हो गया, ऐसे बड़े बड़े शहरों को बढ़ाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। और वहां पर सरकार चाह रही है कि व्यवस्थित ढंग से लोगों को बसाया जाए, जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे नालियां ना हो, जैसे तैसे रोड ना हो। या मैं आपसे कह दूं कि आपके घर के आसपास अगर कहीं प्लॉटिंग हो रहा होगा तो वहां देखिए बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों प्लॉटिंग पे रोड कटिंग किया गया होगा, नालियों की व्यवस्था बनाई गई होगी, घरों के साइज एक जैसे रखे गए होंगे। यही है दोस्तों ग्रिड पद्धति। यही क्या है? ग्रिड पद्धति। और ये ग्रिड पद्धति जो आज आप देखते हैं ना, जब आप अच्छे अच्छे शहरों में जाते कहते हैं वाह कितना बढ़िया, ये देखो सीधा रोड, ये देखिए एक जैसे मकान। ठीक है, वो जैसा आपको फील होता है, जैसा टच मिलता है आपको ना। कभी चंडीगढ़ गए आप? नहीं गए ना? जाके देखिए एक बार आप। ठीक है, उज्जैन कभी गया आपने? उज्जैन साइड या फिर कभी मेन सिटी में कहीं भी जाएंगे दोस्तों तो आपको इस तरह का नजारा मिल जाएगा। जो लोग इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे हैं, आप सिविल लाइन जाइए, आपको एक जैसा नजारा मिलेगा, एक कलर के सारे घर मिलेंगे। सर आपने कहां की बात कर दी? अरे मैंने सिविल लाइन की बात किया, प्रयागराज की बात किया। ऐसे हर शहरों की दोस्तों अपनी खासियत है और वहां पर ग्रिड पद्धति से ही अब विकास कार्य किया जा रहा है। ये आज की पद्धति नहीं है, आज से 4500 साल पहले लोग इसी पद्धति पर अपना घर तैयार करते थे। मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। और अगला सवाल क्या कहता है ये देखिए, लिख रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे और खिड़कियां
क्या लिख रहा है दोस्तों, घरों के दरवाजे और खिड़कियां ये किस ओर खुलते थे दोस्तों, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, उनके घरों के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे। किसके तरफ, पीछे की तरफ। आप सोचो, मैंने आपसे कहा ना, आपने ऐसा शहर देखा क्या जहां पर ऐसे दोस्तों रोड गया हो, ऐसे रोड गया हो, ठीक है, और यहां पर दोस्तों लोगों का घर हो और दरवाजे कहां खुलते हो, पीछे की तरफ खुलते हो। मेन रोड पे दरवाजे नहीं खुलते हो। अरे भाई मेन रोड पे क्यों नहीं खुलते हो, मेन रोड पे खुलेंगे जाम की समस्या होगी। क्या बात है यार, मतलब ऐसा कोई शहर हम तो कल्पना ही नहीं कर पा रहे। काश कि ऐसा कुछ देखने को मिलता, कितना अच्छा फील होता। आप सोचो कितना अच्छा फील होता, ठीक है। लेकिन यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, यहां पर घरों के दरवाजे हमेशा पीछे की तरफ खुलते थे। ये सिंधु सभ्यता के लोगों की पहचान थी, ठीक है। ये ग्रिड पद्धति में ऐसे जो घर बनाए गए थे, ये इसकी खासियत थी। पीछे की तरफ दरवाजे, खिड़कियां तक आगे नहीं खुलती थी। आज तो दोस्तों, आज तो समझ लो कि रोड को देखने के लिए, अच्छा आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या रीजन रहा होगा। मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है कि कुछ भी हो सकता है भाई। मेन रोड पे दरवाजे खिड़कियां इसलिए नहीं खुलते होंगे कि भाई हो सकता है उस जमाने में अपने लेवल पे प्रदूषण रहा हो, ठीक है। तो खिड़कियां खोलेंगे तो प्रदूषण आपके घर में आ जाएगा, इसलिए खिड़कियां पीछे की तरफ खुलते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या, हो सकता है भाई। अभी शोध तो चल ही रहा ना, खोज तो जारी है ना, चीजें मिली नहीं हमें, ठीक है। हो सकता कुछ ऐसा रहा हो, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन इस तरह की चीजें थी उस समय में। विज्ञान, ये कमाल की बात है, जबरदस्त है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा मुख्य सड़क की ओर। हाँ, कुछ नगर ऐसे थे दोस्तों जहां घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क पर खुलते थे। क्या बात, मतलब वो लोग अपने में हाईटेक थे भाई। अच्छा इसको याद कैसे करें सर, अरे यार स्पेशल इकोनॉमिक जोन का सवाल है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पे दोस्तों, गुजरात में लोथल, मैंने आपको बताया था वो बंदरगाह था, वहां बहुत कुछ था, वहां बहुत कुछ था। तो लेकिन मुख्य सड़क की ओर किस नगर के दरवाजे खुलते थे, तो याद रखिएगा लोथल। लोथल एक ऐसा जगह था जहां के दरवाजे कहां खुलते थे दोस्तों, मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल कहां पर दोस्तों, याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोकेशन क्या है दोस्तों, तो लोकेशन गुजरात है, ठीक है, लोकेशन गुजरात है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक सवाल और याद रखिए दोस्तों, लोथल की खोज किसने किया था। यह सवाल अगर परीक्षा में पूछ दे तो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा। चलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, S.R. राव। क्या नाम है दोस्तों, S.R. जी हाँ दोस्तों, S.R. राव। जी हाँ दोस्तों, SS राजामौली से याद रखिए, S.R. राव, ठीक है। SS राजामौली से याद रखिएगा। S.R. राव ने खोज किया था किसका दोस्तों, इस लोथल का खोज किया था। इसको याद रखिएगा, ठीक है। कब किया था, कभी कभी सवाल पूछ सकता कब किया था, तो आजादी के बाद की बात है दोस्तों, 1953 में। 1953 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुआ, 1921 में दयाराम साहनी ने किया। बाद में मोहनजोदड़ो की खोज हुआ 1922 में। इसकी खोज दोस्तों S.R. राव ने किया है, 1953 में किया है। इसे याद रखिएगा, ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल से गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है, लोथल से बंदरगाह मिला है, लोथल से रंगाई कुंड मिला है, लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, लोथल से चावल की भूसी का साक्ष्य मिला है, लोथल से छपाई का साक्ष्य मिला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर भी मिले हैं। ये सभी सवाल हम लोगों ने पीछे कवर किया, उसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। लिख रहा सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है और परीक्षा में आता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों कौन सी थी, तो याद रखेगा वहां पर जो अन्नागार था। जी हाँ दोस्तों, वहां का जो अन्नागार था, मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, जहां अनाज का गोदाम था, वो दोस्तों सबसे बड़ी इमारत है। और आज भी अगर आज की बात करें सबसे बड़ी इमारत कौन सी होती, तो आप कहते हैं भैया सबसे बड़ी इमारत तो ऐसे मॉल वॉल देखा जाता है, ठीक है, वो ट्विन टावर छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए सबसे बड़ी इमारत, जब ये ट्विन टावर अगर नहीं हुआ करती थी तो भी बड़े बड़े गोदाम हुआ करते थे, तो वो गोदाम बड़े थे। तो वहां का जो अन्नागार था दोस्तों, हालांकि स्नानागार भी बहुत बड़ा था, लेकिन अन्नागार उससे भी बड़ा था। तो याद रखेगा मोहनजोदड़ो की सब, सिंधु घाटी लिखा ना, तो इसके आगे आप लिख लीजिए, क्योंकि इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए ना। तो याद रखेगा मोहनजोदड़ो में है, मोहनजोदड़ो में स्थित है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो याद रखेगा, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुई है जो वहां की अन्नागार है। इसे भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा हड़प्पा काल में किस रंग के मृदभांड मिलते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मृदभांड क्या होता है, ठीक है। आइए फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, मृदभांड क्या होता है आप समझ जाइए, दोबारा गलती मत करिएगा। मृदभांड कहा जाता है मिट्टी के बर्तन को। किसे कहा जाता है दोस्तों, मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं दोस्तों, मृदभांड कहा जाता है। और टेराकोटा दोस्तों किसे कहते हैं, टेराकोटा, ये भी मैंने आपको बताया था, टेराकोटा। तो यहां मैंने बताया था कि जब मिट्टी के बर्तन आग में पका दिए जाते हैं, ठीक है, आग में पके
पके मिट्टी के बर्तन जो होते थे दोस्तों, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन या सामान कुछ भी हो जो आग में पका होता था, बर्तन या फिर सामान, याद रखेगा ये क्या कहलाता था दोस्तों, ये टेराकोटा कहलाता था। आपसे भी पूछ रहा कि हड़प्पा काल में किस रंग के मृदभांड मिले, यहां रंग की बात करा दोस्तों कि हड़प्पा काल में किस रंग का मृदभांड मिला है, तो याद रखें क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि रंगाई कुंड जो है अस्तित्व में आ चुका था, रंग भी अस्तित्व में आ चुका था, लोथल में ही दोस्तों रंगाई कुंड मिला हुआ है। तो याद रखेगा यहां लाल रंग के मृदभांड मिले, कैसे मिले दोस्तों, लाल रंग के मृदभांड देखने को मिले हैं। इसे भी आप याद रखेंगे, गलती मत कीजिएगा और इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार आता है, ठीक है। लाल रंग के मृदभांड कहां मिले हैं, देखिए आपने जब पाषाण काल की बात किया तो पाषाण काल में जब हम नौ पाषाण काल की बात कर रहे थे तब मैंने आपसे बताया था कि नौ पाषाण काल के लोग आग के बारे में जान चुके थे, पहिए का आविष्कार हो चुका था, बस्तियां बनाकर रह रहे थे, कृषि कर रहे थे, पशुपालन कर रहे थे, और एक बात मतलब जब कृषि कर रहे थे तो सामानों को रखने के लिए मिट्टी के बर्तन भी तैयार कर रहे थे। तो उनके मिट्टी के बर्तन नॉर्मल हुआ करते थे और रंगे नहीं होते थे, वो जो है आग में पके नहीं होते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं वो टेराकोटा के रूप में मिले हैं या फिर वो रंगे हुए मिले हैं, तो यही उनकी पहचान है। उससे पुराने जो बर्तन है दोस्तों वो नहीं रंगे हैं, यानी वो पाषाण काल से संबंधित है, नौ पाषाण काल से संबंधित है। और यहां जो मिले हैं दोस्तों ये लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, तो यही पहचान है कि उस जमाने में लाल रंग के मृदभांड हुआ करते थे, ठीक है, ये पहचान है। सवाल ऐसे ही आता है। आगे आप जाएंगे तो चित्रित धूसर पढ़ेंगे, वो वैदिक काल में दोस्तों उस तरह के घड़े देखने को मिलते थे, चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आएगा तो मैं आपको आगे बताते चलूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है कहां से प्राप्त मिट्टी की मुहरों, जी हां दोस्तों, मिट्टी की मुहरों से व्यापारिक श्रेणियों का पता चलता है। दोस्तों यहां मिट्टी की मुहरें होती थी और इसका लोकेशन क्या है दोस्तों, इसका लोकेशन याद रखेगा बसाड़, ठीक है, बसाड़। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे बसाड़ है क्या, लोग रट लेते हैं खाली, ठीक है, लोग रट लेते हैं कि भाई बसाड़ कोई जगह होगा, वहां से क्या मिला दोस्तों, व्यापारिक श्रेणियों की मुहरें मिली हैं जो मिट्टी की बनी हुई मुहरें होती थी, ठीक है। अरे जैसे आज स्टैंप लगता है ना, स्टैंप, ठीक है, प्लास्टिक विस्टिक आ गया, डिजाइन आ गया, कंप्यूटराइज्ड आ गया, उस समय में नहीं था भाई, उस समय मिट्टी की मुहरें बनी करती थी और वो मुहर होते दोस्तों, ये मुहर मिला बसाड़ से। एक्चुअली में जो बसाड़ लोकेशन है ये वैशाली को कहा जाता था। किसे कहा जाता दोस्तों, वैशाली को। सर वैशाली में तो हमने पढ़ा था कि आगे चल के दुनिया का पहला गणतंत्र भी कहां देखने को मिलता है, इसी वैशाली में मिलता है। बिल्कुल सही दोस्तों, तो वैशाली आप याद रखेगा। और आगे आप पढ़ेंगे कि वैशाली से गुप्तकालीन मुहरें भी खूब मिली हैं, ठीक है, गुप्तकालीन मुहरें मिली, ठीक है, गुप्तकालीन मुहरों का खान मिला एक तरह से, मतलब 250 से ज्यादा, लगभग 274 के आसपास दोस्तों गुप्तकालीन मुहरें प्राप्त होती हैं और वहां से पुरानी मुहरें भी मिली हैं। तो याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन देखिए एक नॉर्मल फसल, सामान्य और एक मुख्य फसल की बात करें तो देखिए ये पहले से जौ की खेती करते थे, जौ की और गेहूं की। जौ और गेहूं दोस्तों यहां मुख्य फसल था, प्लस कपास की खेती के लिए दोस्तों जाने जाते थे। तो कम से कम ये तीन चीजें आप याद रखेगा, ठीक है, तीन चीजें याद रखेगा। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपके सामने कोई ऑप्शन दिया नहीं, हो सकता है मैं अभी बता दूं गेहूं, ठीक है, पता चला आपके परीक्षा में जौ दे दिया, अब आप हमसे लड़ने आ जाओ, सर फला नंबर वीडियो में आपने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं की खेती करते थे, आपने तो जौ बताया ही नहीं था। अरे मैं कह रहा हूं ये तीनों खेती स्पेशल होती थी, ये तीनों चीज जो है स्पेशली उसमें बोई जाती थी। एक तो जौ होता था, गेहूं होता था और कपास होता था, मतलब बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता था, बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता था। तो गेहूं, जौ, कपास, ये तीनों याद रखेगा। इसी कपास को तो लोग सिंडन कहते थे, ठीक है, कपास को ही क्या कहा जाता था, सिंडन कहा जाता था। उसी सिंडन से इनका नाम सिंधु पड़ा, धीरे धीरे आगे चल के इसको सिंडन से सिंधु पड़ा, सिंधु से हिंदू पड़ा, हिंदू से हिंदुस्तान हो गया, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे कैसे कैसे नाम चेंज हुआ। चलिए आगे आइए। लिख रहा प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कहां अवस्थित हैं। यहां दोस्तों देखिए आपसे थोड़ा सा पीछे जाके पूछ दिया प्रागैतिहासिक। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं क्या सिंधु घाटी सभ्यता को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं क्या? हाँ, अभी तो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी वहां की जो लिपियां मिली हमें उसको हम पढ़ नहीं पाए। जिस दिन पढ़ लेंगे वो ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। अभी के लिए जब तक नहीं पढ़ पाए दोस्तों तब तक तो इसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल दोस्तों ये कहां पे मिला है? तो मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, ये है दोस्तों मेहरगढ़ में। कहां है दोस्तों? ये मेहरगढ़ में स्थित है। मेहरगढ़ में किस नदी के तट पर है? तो मैंने बताया था दोस्तों बोलन
नदी के तट पर है, बोलन नदी के तट पर स्थित है। लोकेशन इसका क्या बताया था, तो बताया था दोस्तों बलूचिस्तान। क्या बताया था दोस्तों, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहां दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये अन्न उत्पादक स्थल था, मतलब सबसे पुराना अगर हम चावल की बात करें तो उसमें मेहरगढ़ का नाम आता है, लहुरा देव का नाम आता है जो संत कबीर नगर में है, ठीक है, इन सब का नाम आता है दोस्तों। इसे आप जरूर याद रखें क्योंकि परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा सिंधु सभ्यता में तौल इकाई का अनुपात क्या था। जी हां दोस्तों, तौल, देखिए आज भी आप मापते तौलते हैं, कुछ भी जोखना होता तो आप ग्राम या किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं, या अगर कोई चीज लिक्विड आइटम में होता है तो उसके लिए ml यानी मिलीलीटर या लीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कपड़े वगैरह होते हैं दोस्तों तो उसके लिए सेंटीमीटर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से सिंधु सभ्यता में तौल की इकाई दोस्तों किस अनुपात में थी, यह अनुपात आपको बताना है। तो उस समय में दोस्तों ये ये 16 के अनुपात में बटी होती थी, ठीक है। किसके अनुपात में, यह 1/16 नहीं, खाली 16 याद रखिएगा, 16 के अनुपात में यह बटी होती थी, इसे याद रखेंगे, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 16 के अनुपात में दोस्तों उस समय तौल इकाइयां होती थी, इसे ध्यान रखिएगा। लिख रहा है सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। जी हां दोस्तों, देखिए उस समय तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या था। हां, ये जरूर है कि लोग बैल से परिचित थे, गाय से परिचित थे, तो बैलगाड़ी होगी। अब एक बात बताओ, हालांकि बैल की चर्चा बहुत ज्यादा नहीं मिला है, लेकिन एक बात बताओ, अगर गाय से लोग परिचित थे तो भाई बैल भी होगा, गाय होगी तो बैल भी होगा ना, बकरी होगा तो बकरा भी होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, बंदर होगा तो बंदरिया होगी, तो इसको समझिएगा। तो यहां पर दोस्तों बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का दोस्तों ये लोग प्रयोग करते थे। आप कहेंगे सर कैसे इसका प्रमाण मिला, इसका प्रमाण मिला दोस्तों, कुछ टेराकोटा की बनी हुई जो है खेल के सामान है, उसमें जो है दोस्तों बैलगाड़ी को दिखाया गया है, उसमें भैंसा गाड़ी को दिखाया गया है। तो उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाई उस जमाने में रहा होगा तभी तो खिलौना बना है। जैसे आज हम देखते हैं कि बुलेट का खिलौना बना है, या कार का खिलौना बना है, जहाज का बना है, हेलीकॉप्टर का बना है, तो जो अस्तित्व में है खिलौना उसी चीज का तो बनता है। तो सिंपल सी बात है, बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी रहा होगा, यहां 2 पहिया भी रहे होंगे, 4 पहिया भी रहे होंगे, मतलब उसी बैलगाड़ी में 2 पहिया वाली बैलगाड़ी है, 4 पहिया वाली बैलगाड़ी है, बड़ी बैलगाड़ी, छोटी बैलगाड़ी, तो इस तरह से हुआ होगा। तो इसे भी आप याद रखें कि यातायात के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। हाँ दोस्तों, अग्रणी उत्पादन किसमें था, मैंने आपको कहा दोस्तों, ये अगर इनकी हम बात करें तो ये जौ की खेती भी करते थे, गेहूं की खेती भी करते थे, और ये कपास की भी खेती करते थे। लेकिन इन तीनों में इनको किस लिए जाना जाता था, तो मैंने बताया सिंडन इनको कहा जाता था, क्योंकि कपास को सिंडन ही कहा जाता है। तो याद रखेगा कपास की खेती के लिए दोस्तों ये जाने जाते थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनका उत्पादन क्या होता था दोस्तों, कपास होता था, क्योंकि कपास और कहीं नहीं उत्पादन किया जाता था। बाकी जो सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता, जहां सुमेरियन सभ्यता है, बेबीलोन सभ्यता है, ठीक है, ऑस्ट्रिक है, वहां पर ये चीजें नहीं थी। तो इसीलिए दोस्तों कपास, क्योंकि कपास से वस्त्र उत्पादन होता था, इसी के रेशे से दोस्तों, इसी से रुई बनता है, कपास से रुई बनता है, उससे जो धागे बनते हैं और धागों से वस्त्र बनता है, ठीक है। और कहा जाता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र से भी परिचित थे और ऊन से भी परिचित थे। जी हां, ऊन से भी परिचित थे और वस्त्र से भी परिचित थे। कैसे पता, आप गूगल सर्च करिए मोहनजोदड़ो को, तो उसमें जो दाढ़ी वाला आदमी ना, उसके ऊपर एक ऐसे कंबल लगा हुआ बढ़िया, आपको लगेगा क्या शानदार डिजाइन वाला कंबल है। सिंपल सी बात है यार, उस समय रहा होगा तभी तो यहां डिजाइन किया गया, तो इन चीजों को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को ग्रीक या यूनान के लोग, जी हां दोस्तों, ग्रीक या यूनान के लोग दोस्तों इसे किस नाम से पुकारते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा इसे सिंडन नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से, सिंडन नाम से पुकारा जाता था। और यही नाम आगे चल के दोस्तों इसी का रूप बिगड़ जाता है और सिंडन से सिंधु कहा जाता है, ठीक है, ये सिंधु नाम पड़ा है, इसे भी याद रखेगा। लेकिन सिंधु सभ्यता में तांबा, जी हां दोस्तों, तांबा ये कहां से आयातित किया जाता था। अगर आपको जानकारी हो, मैं आपसे पूछूं कि भारत में तांबा, सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कहां होता है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से होता है। राजस्थान में सर हमने खेतड़ी का नाम पढ़ा है, तो वहां से होता है। बिल्कुल सही जवाब है भाई। आज अगर वहां से तांबा ज्यादा मिलता है तो आज से 4,500 साल पहले क्या तांबा नहीं रहा होगा क्या, तो भी तो रहा होगा। तो याद रखेगा सिंधु सभ्यता में तांबा कहां से आयातित, मतलब क्या होता है दोस्तों, कहां से इंपोर्ट किया जाता था, कहां से इंपोर्ट किया जाता था। अगर सवाल ये पूछा कि कहां से इंपोर्ट होता था, तो आप इसे कह सकते हैं कि खेतड़ी
खेतड़ी राजस्थान से दोस्तों इसे इंपोर्ट किया जाता था। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से इसे मंगाया जाता था। इसके अलावा अगर पूछ दिया कि बताइए इसके अलावा दोस्तों कहां से मंगाया जाता था, तो याद रखेगा और बाकी का तांबा दोस्तों बलूचिस्तान से भी मंगाया जाता था। ठीक है, बलूचिस्तान वाला जो बेल्ट है दोस्तों, आज भी यहां थोड़े बहुत तांबे के जो है संग्रह देखने को मिलते हैं, निक्षेप देखने को मिलते हैं, बहुत कम मात्रा में है, लेकिन उस समय ज्यादा थे। अब खत्म हो गए, हम लोगों ने निकाल डाला, समाप्त कर दिया। तो याद रखेगा बलूचिस्तान और खेतड़ी ये दो लोकेशन था जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या मंगाते थे, तांबा मंगाया करते थे। अब मैंने कुछ सवाल यहां पे लगा के रखे, तांबा, सोना, चांदी, 3-4 सवाल तो आपको पता होना चाहिए। हाँ, लोहे से लोग परिचित नहीं थे तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर हिंदी इंडिविजुअल का बैच चल रहा है, शानदार बैच चल रहा है, सुपर सेलिंग बैच हमारा। ठीक है, हिंदी विषय के लिए तो दोस्तों आंख मूंद कर आ जाइए। और आज इतिहास आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा सर नितिन सर एक बार आप पूरा इतिहास डिटेल में पढ़ा दो ना, फिर तो मजा ही आ जाए। दोस्तों फाउंडेशन बैच इसीलिए तो बन रहा है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करिए, संपर्क करिए और किताबें भी परचेज करिए। तब तक किताब लेके पढ़ते रहिए, विश्वास कीजिए बहुत जबरदस्त कंटेंट है। बिना किसी डिलीवरी चार्ज के कहीं ढूंढने नहीं जाना यार, घर बैठे ऑर्डर करो, 4 दिन में किताब आपके हाथ में। क्यों परेशान हो? कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो फ्लिपकार्ट अमेजन पे जाके ऑर्डर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी परचेज करो, किताब होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं और पढ़ते हैं कि अगले सवाल में क्या कुछ नया हमसे पूछा जा रहा है। लिख रहा है सिंधु सभ्यता में ईरान व अफगानिस्तान से, देखिए उल्टा सवाल कर दिया कि ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगाया जाता था, उल्टा सवाल कर दिया। जैसे अभी मैं पूछ देता, पिछले सवाल को मैं तोड़ के चेंज कर दूं कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये खेतड़ी और बलूचिस्तान से क्या मंगाते थे, तो क्या बताएंगे, तांबा मंगाते थे। बात देखिए घुमा के पूछ रहा है, बात एक ही है, घुमा के पूछ रहा है, तो इसको आप समझ जाइए। ठीक है, उसी तरह से यहां पूछ रहा है कि ईरान की राजधानी कहां है, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक है, इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है, तो कह रहा है ईरान और अफगानिस्तान राजधानी काबुल। ठीक है, अब तो पूरी तरह से कब्जे में आ गया है। तो याद रखिएगा ईरान व अफगानिस्तान से क्या मंगाया जाता था दोस्तों, तो देखिए यहां से कच्चा माल के तौर पर दोस्तों चांदी मंगाया जाता था। क्या मंगाया जाता था, यहां से कच्चे माल के तौर पर दोस्तों चांदी मंगाया जाता था। ठीक है, मैं आज आपसे पूछूं, अच्छा पीछे मैंने तांबे की बात किया ना, अगर मैं पूछूं विश्व में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो क्या बताएंगे? थोड़ा सा लीक से हट के सवाल है, मैं हिस्ट्री से अलग चला गया हूं। ठीक है, देखिए कई सारे बच्चे जानते हैं, पता है मैं पहले हिस्ट्री पढ़ाता था तो बच्चे जानते थे कि नितिन सर हिस्ट्री के बादशाह है। ठीक है, बाद में मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया तो बच्चों ने कहा सर आप तो जबरदस्त ज्योग्राफी पढ़ाते हो, आप ज्योग्राफी के बादशाह हो। कुछ दिन बाद मैंने साइंस पढ़ा, बच्चों को लगा यार साइंस का टीचर है, इसको हिस्ट्री वगैरह कहाँ आता होगा, तो साइंस का टीचर उन्होंने मान लिया। बाद में हिंदी पढ़ा, हिंदी में पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि बच्चे आज मुझे हिंदी के नाम से जानते हैं। भाई हिंदी है तो नितिन सर हैं, स्टडी 91 पे आ जाओ, वहां हिंदी पढ़ लो। ठीक है, तो मुझे भी लगा चलो हिंदी में अपने आप को आगे बढ़ाता हूं, काम करता हूं। हिंदी मैंने खूब काम किया, किताबें लिखा, 500-500 पेज की किताबें लिख डाला। ठीक है, खूब मेहनत किया, आज हिंदी में पॉपुलर हो गया। लेकिन फिर से मन में आया कि यार थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ इतिहास पे बातें करते हैं और थोड़ा टटोलते हैं आपके मन को कि आपके मन में कहीं नितिन सर बचे हिस्ट्री को लेकर या खत्म। तो आइए उसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यार हिस्ट्री मैंने बहुत जबरदस्त पढ़ाया है और हिस्ट्री आज भी अगर मुझे पढ़ाना हो, हालांकि यूट्यूब पर सब कुछ देना संभव नहीं है, वरना जितने रील्स बनते हैं ना ये रील बनने बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलो खैर अपनी बातें करते हैं, ज्यादा इधर उधर कटाच की बातें नहीं, सुनिएगा ध्यान से। तो हाँ, मैं आपसे सवाल किया था कि तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में देश है दोस्तों, आपने पेरू का नाम सुना होगा। ठीक है, वहां दोस्तों उसी के पास में स्थित है, वो दोस्तों सबसे दक्षिण अमेरिकी जो देश है, कई सारे देश वहां पर, वो याद रखेगा तांबे के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखेगा मैक्सिको, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में जो मैक्सिको है ये चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वहां पे जो बसते थे वो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी मंगाया करते थे, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है सिंधु सभ्यता में अफगानिस्तान और फारस और दक्षिणी भारत से। ठीक है, जैसे दक्षिणी भारत बोला आपको कोलार की खान याद आ गया होगा, नहीं याद आया तो लिख लीजिए, अब याद आ गया होगा कोलार की खान। बच्चों ने देखा होगा KGF, वाह, कोलार गोल्ड माइन। ठीक है, तो ठीक है, याद रखेगा KGF देखा होगा। ठीक है, तो कोलार खान, और यहां क्या मिलता है दोस्तों, सोना ही सोना। तो यहां से क्या आयातित होता दोस्तों, याद रखेगा सोना आयातित किया जाता था, सोना मंगाया जाता था। ठीक है, अभी सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है सोने में। ठीक है, इसे याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। लेकिन सिंधु सभ्यता में सीसा कहां से आयातित किया जाता था, जी हाँ दोस्तों सीसा, ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया कि सीसा दोस्तों कहां से मंगाया जाता था, तो याद रखेगा सीसा, देखिए सीसा जो होता है दोस्तों, जो लेड होता
होता है, सीसा को लेड कहते हैं। ये जहां भी मरुस्थल होगा ना वहां दोस्तों ये सीसा मिलेगा। जी हाँ, मरुस्थल में। और मरुस्थल अपने देश में कहां पर दोस्तों? तो याद रखेगा राजस्थान में है। सर ऐसे मरुस्थल तो आप अफगानिस्तान में मिल जाएगा आपको। जी हाँ, तो वहां से भी मंगाया जाता था। तो याद रखेगा ये राजस्थान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और इसके अलावा दोस्तों एक जगह और याद रखेगा, ईरान। ठीक है, ईरान। ये दोस्तों स्पेशली 3 जगह ऐसे थे जहां से क्या मंगाया जाता था, जहां से ये सीसा को आयात किया जाता था। इसे भी आप याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मजेदार सवाल है यार। मैं तो हिस्ट्री पढ़ा के सुकून मिल गया। वाह, कितने दिनों बाद हिस्ट्री पे चर्चा कर रहा हूं, दिल खुश हो जा रहा है। आपको खुशी मिल रही थी, लाइक कर दो ना, जल्दी से लाइक कर दो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आपका कभी इच्छा नहीं होता भाई अभी अभी जो जाग रहा आपके मन से ना, बस तुरंत कमेंट मार दो। जो कुछ लिखना लिख दो, बाद में दोबारा लिखना होगा दोबारा कमेंट कर देना। प्लीज यार एक बार कमेंट कर दो। इतना हाथ जोड़ने के बाद भी आप कमेंट नहीं करते। निवेदन आप सभी से, तुरंत कमेंट करिए। आपको कसम है मेरी, अगर अच्छा लग रहा हो क्लास तो कमेंट करिए, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आराम से कमेंट करिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हमें जबरदस्ती का प्यार नहीं चाहिए, जबरदस्ती का दिखावा नहीं चाहिए। दिल करे तो साथ दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे देखिए, लिख रहा है सिंधु सभ्यता में हिमालय क्षेत्र से क्या आयात किया जाता था। हिमालय क्षेत्र से क्या मंगाया जाता था? सर हिमालय तो पहाड़ी क्षेत्र है, क्या मंगा सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? यहां से स्पेशल चीज मंगाते थे, शिलाजीत। क्या मंगाते थे? शिलाजीत, जो बदन में गर्मी करता है। हाँ, शिलाजीत मंगाते थे दोस्तों, याद रखेगा। इससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती थी। याद रखेगा शिलाजीत। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत यहां से मंगाया जाता था। कहां से? अगर मैं बात करूं हिमालय की, तो हिमालय से शिलाजीत मंगाया जाता था। याद रखेंगे। लिख रहा सिंधु सभ्यता में टीन। जी हाँ दोस्तों, टीन ये कहां से आयातित किया जाता है दोस्तों? तो टीन को आयातित किया जाता था दोस्तों अफगानिस्तान से। कहां से मंगाया जाता था? याद रखेगा, टीन का आयात किया जाता था अफगानिस्तान से। और कहां से दोस्तों? और इराक से। ठीक है, अफगानिस्तान और इराक, ईरान मत करिएगा यहां पर, इराक करिएगा। ठीक है, इराक से टीन और अफगानिस्तान मंगाया जाता था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। लेकिन हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किसके निर्देशन में किया गया? देखिए यहां पर 2 नाम है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे निर्देशन में किसके गवर्नेंस में सारा काम किया जा रहा था, तो याद रखेगा यहां डॉक्टर जॉन मार्शल का नाम आप याद रखेगा, डॉक्टर जॉन मार्शल। ठीक है, इनका भी नाम याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों एक भारतीय व्यक्ति भी लगे हुए थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था दोस्तों? दयाराम साहनी नाम था। तो दयाराम साहनी ये भारतीय व्यक्ति थे जिनके निर्देशन में उत्खनन का कार्य चल रहा था। तो ये दोनों नाम याद रखेगा। पता नहीं परीक्षा में किस डायरेक्शन में सवाल पूछ दे, क्या परीक्षक के दिमाग में है, जिसने पेपर बनाया उसने क्या सोच के बनाया, दोनों नाम दे सकता है। ठीक है, इनके भी निर्देशन में काम चल रहा था और इनके भी निर्देशन में। हालांकि जॉन मार्शल के अंडर में दयाराम साहनी काम कर रहे थे और उनके अंडर में लोग काम कर रहे थे। तो भाई दोनों चीजें पूछ सकता है, इसलिए दोनों बातें आप याद रखेगा। बाद में ना कहेगा नितिन सर ने समझाया नहीं। और हड़प्पा दोस्तों किस नदी के तट पर है? तो बताया था पहले, रावी नदी के तट पर। अच्छे विद्वानों को नहीं पता दोस्तों, जो तैयारी करते हैं उन्हें भी नहीं पता कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है। तो याद रखेगा हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। लिख रहा मोहनजोदड़ो का उत्खनन। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब हुआ दोस्तों? 1922 में हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी किनारे है? तो याद रखेगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। और पूछ रहा किसके निर्देशन में दोस्तों इसका उत्खनन किया गया? तो आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर भी दोस्तों डॉक्टर जॉन मार्शल का नाम याद रखेगा, डॉक्टर जॉन मार्शल का नाम याद रखेगा, डॉक्टर जॉन मार्शल का नाम याद रखेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप किसका नाम याद रखेंगे? ये राखल दास बनर्जी का। ठीक है, राखल दास बनर्जी का नाम याद रखेगा, क्योंकि राखल दास बनर्जी का भी यहां बहुत बड़ा योगदान है मोहनजोदड़ो के उत्खनन में। मोहनजोदड़ो के उत्खनन में बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखिए, लिख रहा है सुतकांगेडोर। जी हां दोस्तों, सुतकांगेडोर के बारे में आपको बता दूं, सुतकांगेडोर पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था। ठीक है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था दोस्तों? सबसे पश्चिमी स्थल, अरे यार ये तो गड़बड़ हो जाता है। सबसे पश्चिमी स्थल दोस्तों कौन सा था? तो याद रखेगा यह स्थल था आपका सुतकांगेडोर। और 1927 ईस्वी में दोस्तों सुतकांगेडोर की खुदाई हुई है। करा किसके निर्देशन में दोस्तों खुदाई का कार्य किया गया? ठीक है, सुतकांगेडोर की खुदाई का काम। तो याद रखेगा यहां पर नाम रखेगा ऑरेल स्टाइल। याद रखेंगे का ऑरेल स्टाइल। यहां दोस्तों ऑरेल स्टाइलिंग का नाम था जिनके निर्देशन में यह खुदाई हुआ था, ये आप ध्यान रखेंगे। और सुतकांगेडोर ये सबसे पश्चिमी स्थल है। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? तो भी मैंने आपको बताया था, ये दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, ये कहां पर दोस्तों? याद रखेगा दास्क नदी का नाम सुना होगा, ये दास्क नदी किनारे है। उसी तरह से आलमगीरपुर, याद रखेगा आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी स्थल है। ये हिंडन नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। तो उसे भी याद रखेगा। सबसे उत्तर में मांडा था जो अखनूर जिला में था, और सबसे दक्षिण में दायमाबाद था जो अहमदनगर जिला में था। सब याद रखिए भाई,
कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा है चन्नू दड़ो। सर वाह, चन्नू दड़ो के बारे में आपने पहले बताया कि चन्नू दड़ो से दोस्तों क्या क्या मिला है, खास करके मनके बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है। मनके का क्या मिला दोस्तों, कारखाना मिला है, मनके का कारखाना मिला है। जी हां, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। तो मनके का कारखाना मिला चन्नू दड़ो से। अरे आभूषण वाला, लिपस्टिक वाला, पाउडर वाला, सीसा, कंघी भूल गए क्या? याद है ना? चलो तो याद रखेगा 1931 में दोस्तों इसका खुदाई किया गया था। और आपसे पूछ रहा है कि इसका खुदाई किसके निर्देशन में किया गया, तो याद रखेगा मजा आ गया, मजुमदार जी के निर्देशन में खुदाई हुआ है। तो एम जी मजुमदार नाम याद रखेगा। क्या नाम है दोस्तों? एम जी हेक्टर नहीं, एम जी मजुमदार, ठीक है। एम जी मजुमदार के निर्देशन में दोस्तों मजेदार खुदाई हुआ है। यहां से मनके बनाने का कारखाना मिला है, ठीक है। मनके बना, अब मजेदार बात भी है यार, शीशा, कंघी, पाउडर, लिपस्टिक, मजेदार बात तो है, ठीक है। कुछ जमाने में आज से 4,500 साल पहले भी महिलाएं इतना श्रृंगार करती थी। इसका प्रमाण मिल गया भैया, इसका प्रमाण मिल गया। कहां से मिल गया? चन्नू दड़ो से मिल गया। खुदाई किसने कराया है? तो याद रखेगा एम जी मजुमदार ने। अच्छा, किस नदी के तट पर? आपको बताया था कि दड़ो दड़ो मिला लीजिए, चन्नू दड़ो, मोहनजोदड़ो, दोनों एक जैसे नाम है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से थोड़ी दूर पे चन्नू दड़ो स्थित है और यह भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? यह भी आपके सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सवाल तो बनता है, सवाल याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया ना? एक एक चीज नोट कर लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर पीडीएफ कहां से मिलेगा? यार स्टडी 91 का ऐप डाउनलोड करो। शुरुआत में मैंने एक नया लेक्चर प्लान वहां बना दिया है कि फ्री बैच फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है। सभी बच्चों के लिए फ्री बैच एक बनाया है, उसी में जाएंगे तो वहां पर आपको करंट अफेयर, हिंदी और जीएस की क्लास मिलेगी। वहीं पर सीक्वेंस से आपको सबका पीडीएफ मिल जाएगा। आज आप इसका पीडीएफ मांगेंगे, कल हमसे हिंदी का पीडीएफ मांगेंगे, परसों आप करंट अफेयर का पीडीएफ मांगेंगे। तो वहां एकदम कायदे से अपनी क्लास को मैं क्रम में रख रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कभी भी आप जाकर के 247 12 महीने वहां अवेलेबल रहेगा, आप वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आज ये बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर का उत्खनन 1921 से 53 के दौरान हुआ, खास करके 1953 लिया गया है, ठीक है। तो ये किसके निर्देशन में हुआ दोस्तों? ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। यह यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किया गया। किसके निर्देशन में? याद रखेगा यज्ञदत्त शर्मा जी के निर्देशन में दोस्तों इसकी खुदाई हुआ है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहां यज्ञदत्त शर्मा नहीं, ये रंगपुर है यार, रंगपुर। ओ हो भूल गया। रंगपुर याद रखेगा माधव स्वरूप वत्स। क्या गड़बड़ हो रहा है? जी हां, याद रखेगा रंगपुर की खुदाई किसके निर्देशन में किया गया? तो याद रखेगा माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में। हालांकि कई लोग इसमें थे, यहां लिख दे रहा हूं माधव स्वरूप। एक मिनट काम करता हूं, यहां से लिख देता हूं, ठीक है। इसकी खुदाई किसने कराया है? तो याद रखेगा माधव स्वरूप वत्स। और एक चीज और बता दूं, ये जो लिख रहा दोस्तों आपके सामने ना 1951 से 53, ये इतना लंबा पीरियड सर कैसे लग गया? क्योंकि और किसी में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहां पर दोस्तों कई लोग लगे थे। यहां पर दोस्तों एस आर राव भी थे, एस आर राव। सर पीछे तो आपने एस एस राजामौली बताया था हमें। एस आर राव दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने लोथल का खुदाई करवाया था, लोथल का, उसके लिए दोस्तों इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो एस आर राव ने भी यहां दोस्तों काम किया है। इसके अलावा आपने बीबी लाल का नाम सुना होगा, बीबी लाल का, ठीक है। नहीं सुना तो सुन लीजिए, बीबी लाल का नाम सुना होगा। ये 3 लोग मिलकर के लगे थे, तभी तो 51 से लेकर 53 पहुंच गए, ठीक है। तो 51, 52, 53 ये 3 याद रखेगा। जैसे 3 साल में खुदाई हुआ, यहां 3 बड़े बड़े भूगर्भवेत्ता लगे थे दोस्तों, जिसमें माधव स्वरूप वत्स हैं। हालांकि मुख्य कौन है दोस्तों? तो मुख्य रूप से दोस्तों किसे जाना जाता है? ये माधव स्वरूप वत्स को जाना जाता है, लेकिन इनके साथ एस आर राव और बीबी लाल को भी याद रखेगा, क्योंकि इनका भी खुदाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए एस आर राव, ये सारी चीजें आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, लिख रहा दोस्तों कोटदीजी। जी हां दोस्तों, कोटदीजी का उत्खनन 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में हुआ? दोस्तों ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि कोटदीजी का उत्खनन दोस्तों किसके निर्देशन में हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा फजल अहमद। क्या नाम है दोस्तों इनका नाम है फजल अहमद। इनके निर्देशन में दोस्तों किया गया, ठीक है, कोटदीजी। अच्छा, कोटदीजी से नाम एक और कोट करके एक और नाम याद आ रहा होगा आपको, सुरकोटदा, ठीक है। क्या याद आ रहा होगा? सुरकोटदा याद आ रहा होगा। ये 2 अलग अलग लोकेशन। अगर मैं सुरकोटदा की बात करूं, सुरकोटदा वही लोकेशन है जहां घोड़े के अस्थिपंजर भी देखने को मिले हैं। और सुरकोटदा की खुदाई किसने कराया था? तो इसकी खुदाई कराया था जेपी जोशी ने। किसने कराया था दोस्तों? जेपी जोशी। जैसे घोड़ा हमेशा जोश में रहता है, तो याद रखेगा, उसी से याद रखेगा, मुझे भी उसी से याद है।
घोड़ा मिला, घोड़ा जोश में रहता है, जेपी जोशी याद हो गया, नहीं तो नहीं याद होता, भूल जाता है, ठीक है। और एक कोट दीजिए, याद रखेगा फजल अहमद, ठीक है, कोट दीजिए फजल अहमद। आप देखेंगे हमेशा जो मौलवी होते हैं हमेशा कोट पैंट में होते हैं, कोट धाड़ के होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, तो उसी से मैंने याद रखा है, कोट दीजिए अहमद साहब को याद रखेगा फजल अहमद, तब मुझे याद हो गया। आपको भी ऐसे याद करना होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। हाँ, राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, बहुत आसान है, 100 बार 1000 बार आपने पढ़ा होगा, वो याद हो जाता है, लेकिन इसको इसी तरह से याद रखना पड़ेगा। लिख रहा रोपड़, जहां दोस्तों रोपड़ एक लोकेशन है, कह रहा रोपड़ का उत्खनन 1953 ईस्वी में, ये वाला किसके निर्देशन में किया गया दोस्तों, तो ये आपके यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किया गया। यहां रंगपुर था, वही हमको रोपड़ याद आ रहा था, ठीक है। तो रोपड़ का खुदाई दोस्तों यह यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किया गया है, यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे, गलती मत कीजिएगा। समझ में आ गया बात ना? एक एक चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा लोथल, लोथल वही दोस्तों जहां से गोदीवाड़ा, बंदरगाह सब मिला। 1954 ईस्वी में लोथल का उत्खनन किया गया, और आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों कि यस आर राव, कौन किसने कराया दोस्तों, तो यस आर राव ने दोस्तों लोथल का उत्खनन कराया है। इसके अलावा दोस्तों एस आर राव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा लिखिएगा तो एस आर राव साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने एक दो नहीं कई जगह का उत्खनन कराया। जैसे इन्होंने लोथल की भी खुदाई कराया, लोथल के बगल में दोस्तों धौलावीरा बहुत फेमस है। धौलावीरा मैंने क्या बताया था, धौलावीरा किस लिए जाना जाता है, अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, तो धौलावीरा भी इन्हीं से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों रंगपुर में भी इनका हाथ लगा था, रंगपुर में भी इनका हाथ लगा था, ठीक है। तो ये 3-3 लोकेशन का खुदाई करवाए थे, इसलिए दोस्तों इनका नाम जरूर याद रखेगा। नाम क्या है, यस आर राव, ठीक है। यस आर राव जैसे ट्रिपल आर हो गया ना, वैसा ये दोस्तों, इसको भी ध्यान दीजिएगा, 3 स्थान, ट्रिपल आर 3 स्थान, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर दोस्तों है कहां पर, या अच्छा ये दोस्तों याद रखेगा भोगवा नदी के तट पर है। कहां पर है, भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। ये आपके हिंडन नदी के तट पर है। कहां पर दोस्तों, हिंडन नदी के तट पर है दोस्तों, मेरठ में। कहां पर दोस्तों, ये आपके मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1958 ईस्वी में दोस्तों इसकी खुदाई कराया गया। आपसे पूछ रहा दोस्तों किसके निर्देशन में आलमगीरपुर का खुदाई कराया गया है, तो वही यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने ही इसकी खुदाई करवाया है। पीछे भी दोस्तों यज्ञदत्त शर्मा के बारे में मैंने पढ़ा था, और पीछे हमने बताया था किसके बारे में, रोपड़ के बारे में, ठीक है। इन्होंने रोपड़ की भी खुदाई कराया है, तो रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों याद रखेगा, ठीक है। आलमगीरपुर दोनों याद रखेगा दोस्तों कि रोपड़ और आलमगीरपुर, इन दोनों की खुदाई किसने कराया है, यज्ञदत्त शर्मा जी ने कराया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए सवाल मैं आपको वही दे रहा हूं जो आपसे आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। जो बच्चे नए हैं उनको तो मजा आ ही रहा होगा, जो पुराने बच्चे हैं प्लीज आप अपने छोटे भाइयों को गाइड करिए और बताइए कि नितिन सर के क्वेश्चन का लेवल कैसा है। देखिए आप कमेंट करेंगे तो लोगों को भरोसा होगा, हम अपनी तारीफ खुद अपने से करें अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है क्या कि मैं अपने मुंह मियां मिट्टू बनता रहूं, ठीक है। आप भी थोड़ा सपोर्ट करिए, आप बताइए बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं जो अपनी तैयारी आगे जारी करने वाले हैं, आप उनके लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो आप उन्हें बताइए कि ये जो प्रश्न दिया गया है किस लेवल का प्रश्न है, किस लेवल का प्रश्न है, ठीक है, ये जरूरी है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा धौलावीरा, धौलावीरा दोस्तों गुजरात में है, मैंने बताया था। और धौलावीरा दोस्तों अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है, ठीक है। इससे बेहतर जल प्रबंधन पूरे के पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। 4500 साल पहले इतना बेहतरीन जल प्रबंधन प्रणाली और कहीं पर नहीं था, झील वगैरह सब ही बने थे। लिख रहा धौलावीरा गुजरात को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया दोस्तों, अभी रिसेंट में शामिल किया गया वर्ष 2021 में। जी हां दोस्तों, वर्ष 2021 में धौलावीरा को याद रखेगा विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। आप बताओ कितना इंपॉर्टेंट स्थान होगा ये, कितना इंपॉर्टेंट स्थान होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को नहीं शामिल किया गया, धौलावीरा को शामिल कर लिया गया। खुद लोथल इतना बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने आपको समझाया वो नहीं शामिल हुआ, बल्कि उसके स्थान पे धौलावीरा शामिल हुआ। यानी कुछ तो क्वालिटी होगा, नहीं तो ऐसे यूनेस्को ने क्यों इसको शामिल कर लिया भाई, क्यों इसको विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया, मतलब है कुछ क्वालिटी वाली चीजें यहां पर, ठीक है। तो वर्ष 2021 में इसे शामिल किया गया। कैसा लगा पढ़ करके आपको, ठीक है। कब नितिन सर आपकी क्लास में समय बीत जाता है, सच बताएं पता ही नहीं चलता। देखिए ये हमारे ऐसे विषय जो हमने यूट्यूब पर पूरी तरह से निःशुल्क पढ़ाए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स है। आप चाहें तो इसे हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। किताबें भी हमारे पास है, इन्हें ऑर्डर करेंगे तो सीधा घर जाएंगी, बाकायदे तैयार होकर जाएंगी भाई, फुल बढ़िया पैकिंग में दोस्तों किताबें जाती हैं। तो घबराइए मत, घर बैठे ऑर्डर करिए, कोई समस्या नहीं है। हम हमेशा आपके साथ हैं, हेल्पलाइन नंबर दिया गया, उस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।
सकते हैं। पीडीएफ के लिए बच्चों मैंने आपको बता दिया कि कैसे डाउनलोड करना है, तो घबराइए मत, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डेली क्लास में बने रहिए, लोगों को बताइए, क्लास को शेयर करिए, कमेंट करिए, यही आपसे निवेदन है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी जाएगा और आपको पता चल पाएगा कि हाँ नितिन सर की क्लास आ गई है। नहीं बेल आइकन प्रेस करोगे तो क्लास का पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको क्लास की टाइमिंग पता चलती रहे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।